हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो इस वीडियो सेशन में टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं दैट इज म्युनिसिपल टैक्स, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विथ लिमिट्स इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड ओनली। हाँ, लिमिट्स केवल सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में होते हैं। इसका मतलब है कि अगर लेट आउट का केस होगा तो देयर इज नो लिमिट ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन शीट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कैलकुलेशन शीट में सबसे पहले जीएवी के बाद लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स जो आता है दैट इज एनएवी, उसके बाद लेस होगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ए एंड 24 सबसेक्शन बी। तो ये दो पार्ट आने वाला है जो कि हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन विद द टॉपिक ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स इज allowed as deduction only when it is actually paid and that too by the owner। इसका मतलब अगर पेमेंट होगा तब जाकर के आपको डिडक्शन मिलेगा। वो भी पेमेंट किसके द्वारा होगा ये भी देखना होगा। मतलब क्या कि पेमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है बाय द ओनर, मतलब एसएससी। अगर टेनेंट ने आपका म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है तो एसएससी आपको सेक्शन 22 में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक्चुअली पेड होना चाहिए और बाय द ओनर होना चाहिए। इस पर क्या क्या कंडीशंस आएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले लेविड ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब एक म्युनिसिपल वैल्यू जो कि हमने जीएवी वाले सेशंस में देखा था म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, उस पर ये रेट अप्लाई होगा। मतलब अगर हम इसे फॉर्मूला के टर्म्स में देखें तो इट इज म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज इनटू म्युनिसिपल वैल्यू एंड व्हाट वी गेट इज अ म्युनिसिपल टैक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज दैट इज अमाउंट। तो यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट हुआ। इसके बाद जो हम लोग को देखना है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, जिसमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन? कोई प्रॉपर्टी अपने आप तो रेंट पे नहीं लगेगी, हो सकता है उससे रेंट पे लगाने के लिए मुझे कुछ खर्च लगे, कुछ एडवर्टीजमेंट लगे, कुछ क्लाइंट को साइट पे लाने का ला करके साइट दिखाने का खर्च लगे, तो इस तरीके के खर्चे लगते हैं। सरकार ने बोला कि आपका क्या खर्चा लगा और क्या खर्चा नहीं लगा इससे इनकम टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स ने एक फ्लैट परसेंटेज डिसाइड कर दिया इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो क्या ये ऑप्शन है एसएससी के ऊपर, क्या ये ऑप्शन है, क्या वो ले सकता है या नहीं ले सकता है? नहीं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि इट इज मैंडेटरी विच मीन्स इट इज नॉट एन ऑप्शन। ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसको लेना जो है वो मैंडेट है, वो लेना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये एक फ्लैट परसेंटेज है दैट इज 30% ऑफ एनएवी। एनएवी हमने निकाला था जब हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स लेस किया था, तो जो वैल्यू हमारे पास आया था दैट वाज एनएवी। चलिए आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर एक सिंपल लॉजिक लगेगा विच इज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल विल बी द अमाउंट ऑफ लोन। रेट क्या होगा? जिस रेट पर लोन प्रोवाइड किया गया है। टाइम यहाँ पर हमें एक स्पेशल फैक्टर आएगा जो कि हम लोग इन डिटेल अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहला पार्ट हम लोग इसमें कैलकुलेशन का देखेंगे और दूसरा पार्ट इसमें लिमिट देखने वाले हैं, और ये लिमिट एप्लीकेबल होगा ओनली इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड। तो चलिए चालू करते हैं विद कैलकुलेशन का स्क्रीन। लेकिन उसको समझने से पहले हमें एक चार्जिंग सेक्शन जो कि सेक्शन 22 ऑफ आईएचपी ये समझना जरूरी है। क्या जरूरत है इस सेक्शन को समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कंडीशन, इसके अंदर 4 कंडीशन आएंगे जिसमें सबसे पहला कंडीशन होगा देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी होगा तभी उससे इनकम होगा या लॉस होगा। मतलब सबसे पहला कंडीशन आ गया कि देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा जो कंडीशन आया वो आया कि इट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। मतलब इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? एसएससी। इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू। मतलब ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये बिल्डिंग या फिर लैंड का पार्ट होना चाहिए। अपॉर्टेनेंट का मतलब होता है कनेक्टेड। अगला लास्ट कंडीशन, ओनर शुड नॉट, मतलब जो एसएससी है शुड नॉट यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ विच इज चार्जेबल टू टैक्स। मतलब अगर इस घर को उसने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर लिया तो वो सेक्शन 28 में पुट ऑन होगा दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ना कि आईएचपी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। यहाँ पे हमने देखा सेक्शन 22 का ये 4 कंडीशन, चारों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी आपको सेक्शन 22 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है।
कोई भी एक कंडीशन अगर वॉयलेट हुआ तो सेक्शन 22 विल नॉट अप्लाई। तो 4 कंडीशन क्या थे? सबसे पहला, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी, हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट thereto, and house property owner should not use it for the purpose of business or profession, the profit of which is chargeable to income tax। तो हमने देखा कि घर होना चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का पार्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि ये कब किस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है, ये सबसे पहला पार्ट है। अगर आपका लिया गया पर्पस इन 5 में से किसी में फॉल करता है तभी आपको इसका डिडक्शन अलाउड होगा। क्या क्या पर्पस है? सबसे पहला परचेज, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर रिपेयर, फिर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर आपने लोन जो बोरो किया है वो इन 5 चीजों के लिए लिया है तभी आपको इस पर लगने वाला इंटरेस्ट जो है वो एज डिडक्शन अलाउड होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट बिलोंग। तो पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट बिलोंग के अंदर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड आया। ये क्या होता है इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने 2011 में एक लोन लिया और मेरी घर जो है हाउस प्रॉपर्टी वो कंप्लीट हुई है 2015 में। या तो मैंने एक्वायर किया तो कंस्ट्रक्ट किया है। तो 2015 अब क्या होगा? 2011 से 2015 तक क्या घर था? घर नहीं था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अराइज हुआ है 2015 से, क्योंकि सेक्शन 22 जो कि चार्जिंग सेक्शन है वो बोलता है देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी एंड हाउस प्रॉपर्टी वाज नॉट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ लोन। ये लोन लेने के बाद हम लोग बनाए। तो 2015, इसका मतलब 2011 से लेकर के 2015 तक का हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। और अगर उसके बाद भी लोन एग्जिस्ट करता है और उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उसके बाद का जो पीरियड होगा दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसके बाद और हम लोग को इसमें क्या देखना है? तो हाउस किस चीज के लिए यूज हो रहा है? तो या तो लेट आउट, मतलब उसको मैंने किराए पर लगा दिया, या तो मैं उस पर खुद रह रहा हूं। ये 2 चीज के लिए यूज होगा। तो अगर मैंने उसे लेट आउट किया है तो देयर इज नो लिमिट इन्वॉल्व इन इट। लेकिन अगर वही घर को मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड किया है तो उस पर इंटरेस्ट पर लिमिट लगा दिया गया है, जो कि हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे। चलिए चालू करते हैं इसको। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो हम जानते थे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ लोन, रेट इज द रेट एट विच लोन वॉज टेकन एंड टाइम यहाँ पर टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो टाइम का कैलकुलेशन पर हम लोग को सबसे पहले इंटरेस्ट कब से लगना चालू होगा? जिस दिन से लोन लिया गया है, मतलब कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन। जिस दिन से लोन लिया गया उस दिन से इंटरेस्ट लगना तो चालू हो गया। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक रहेगा? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अर्लियर ऑफ March 31 प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। सर ये डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन तो समझ में आ गया, लेकिन ये March 31 प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा कम समझ में आया। क्या होगा ये प्रायर? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि मैंने 2011 में लोन लिया और मेरा घर बन के तैयार हुआ है 15 मई 2015 को। तो यहाँ पर 15 मई 2015 में मेरा घर बन के तैयार हुआ। इसके प्रायर का अगर हम March 31 का बात करें तो इट इज 31 मार्च 2015। तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा हो जाएगा? 2011 से लेकर के, मतलब जिस दिन लोन लिया गया उस दिन से 31 मार्च 2015 तक का मेरे को पीरियड पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, विच बिलोंग्स टू द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और 31 मार्च 2015 के बाद का टिल द टाइम द लोन इज रीपेड, तब तक अगर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है इट विल बिलोंग टू द पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये हमने देखा कैलकुलेशन, जिसमें कि लोन का इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हो जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन। और लोन का इंटरेस्ट कब तक लगेगा? तो जब तक या तो आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर देते हैं या फिर प्रायर 31 मार्च प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में अगर 31 मार्च के पहले अगर आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया तो वो दिन और 2011 वो पीरियड का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां पर हमने ये देखा। साथ में अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ये देखते हैं। तो यहां पर डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम, कब से? अब इस पर सवाल है क्या होगा? 2011 से 2015 तक का इंटरेस्ट का अमाउंट हो सकता है बहुत बड़ा हो। तो इनकम टैक्स बोलता है कि आपको 2015, मतलब कि 2015 में आपका घर बन के तैयार हो गया, मतलब उस दिन आप उस साल आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जिंग सेक्शन अराइज हो गया है, क्योंकि यू आर हैविंग अ हाउस प्रॉपर्टी। और मान के चलते हैं बाकी के 3 कंडीशन
कंडीशन भी सेटिस्फाइड ऑफ सेक्शन 22। तो यहाँ पे बोला गया जिस साल आपका घर बना है उस साल से अगले 5 सालों तक आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलते रहेगा। तो डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड, मतलब 2015 से लेकर के आगे के 5 सालों तक इस पर डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे इस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। तो हमारे सामने एक फिगर्स है, लोन का अमाउंट विच इज प्रिंसिपल ₹40,000, इंटरेस्ट रेट 15% अपने को दिया हुआ है। लोन टेकन मतलब ये कमेंसमेंट ऑफ लोन डेट आ गया, दैट इज 10 जून 2014 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है मेरा 20 जनवरी 2020 और लोन रीपेमेंट हो रहा है 4 अप्रैल 2025। तो ये हमारे सामने डेट आ गए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइम क्या होने वाला है। तो कमेंस होने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन दैट इज 10 जून 2014 एंड एंड ऑन अर्लियर ऑफ, अब 2 डेट में जो अर्लियर हो, तो मार्च 31 प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था 20 जनवरी 2020, तो उसी के पहले का अगर हम मार्च 31 देखेंगे तो इट इज कमिंग 31 मार्च 2019 और रीपेमेंट ऑफ लोन है 4 अप्रैल 2015। तो अगर हम अर्लियर देखें तो इट इज 31 मार्च 2019 विच बिलोंग्स टू द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इस पर अगर हम लोग एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखेंगे तो इट इज कमिंग समवेयर अराउंड 1755 डेज। तो इस पर हम लोग अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर पुटिंग ऑन द वैल्यूज वी विल गेट द एंड रिजल्ट दैट इज 28,850। दिस इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और हम इसका टैक्स ट्रीटमेंट जानते हैं कि इट विल बी डिवाइडेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 28,850 डिवाइड बाई 5 दैट इज ₹5,770 will be allowed as deduction for 5 consecutive year from the डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने एक एग्जांपल के बाद देखा जिसमें हमें लोन अमाउंट गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था, पीरियड जो था वो हम लोग एज पर टैक्स कैलकुलेट किए। इन दिस केस इट इज 1755 डेज एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ प्री कंस्ट्रक्शन का 28,850 एंड उसी के हिसाब से हमने इसका टैक्स ट्रीटमेंट देखा जो 5 सालों में हमें अलाउड होगा विच इज 5770। तो ये हमने देखा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में। इसी तरीके से अब हम लोग लिमिट्स के बारे में देखेंगे कि सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में लिमिट्स किस तरीके से अलाउड होते हैं। तो पर्पस हम लोगों ने देखा था कि 5 पर्पस थे। तो 5 पर्पस कौन कौन से थे? एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन जिसको मैं A/C से बोल रहा हूं, तो अगर आप वो देखोगे तो वहां पर कुछ नई प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन जब सेकंड पार्ट रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन देखोगे तो कुछ नया नहीं हो रहा है, मतलब पुराने को ही मरम्मत किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोन कब लिया गया। क्या लोन का डेट, लोन लेने का डेट अप्रैल 1 1999 के पहले ही था? दोनों ही पर्पस के लिए अगर लोन का डेट पहले था या फिर लोन का डेट बाद में था, दैट इज आफ्टर अप्रैल 1 1999। तो अगर हम लोग पर्पस देखते, सबसे पहले पर्पस के बाद डेट देखा जाता है। अगर हमारा पर्पस रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन था, इसका मतलब कुछ नया नहीं बना, पुराना की ही मरम्मत हुई है। तो चाहे लोन अप्रैल 1 1999 के पहले लिया हुआ हो चाहे बाद में लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फ्लैट अमाउंट है दैट इज ₹30,000, इतना ही तक का आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड होगा। वही अगर आपका लोन एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया और वो भी आफ्टर अप्रैल 1 1999 के बाद लिया गया, याद रहे आफ्टर, अगर ये बिफोर लिया जाता तो वो वापस 30,000 के कैटेगरी में फॉल कर जाता। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन में हमें डेट देखना होगा। रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन में डेट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक मैक्सिमम लिमिट है 30,000 का। लेकिन वही अगर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन होगा तो वहां पर हमें डेट को भी कंसिडर करके चलना होगा। तो यहाँ पर अगर आफ्टर अप्रैल 1 1999 के बाद का है तो कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करने होंगे, तब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो 30,000 से ज्यादा हो जाएगा। कितना होगा देखते हैं। अगर आपका एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए लोन लिया गया और लोन का जो डेट है वो अप्रैल 1 1999 के बाद का है, तो जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये है कि जिस दिन से एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए कैपिटल मतलब लोन बोरो किया गया था उसके अगले 5 साल में एक्विजिशन
उसके अगले 5 साल में आपका घर बन के तैयार हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये वर्ड याद रखिएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वाज बोरोड। मतलब जब आपने कैपिटल बोरो किया उस फाइनेंशियल ईयर को खत्म, उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ दीजिए, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले तारीख से अगले 5 साल में आपका घर बन के तैयार हो जाना चाहिए। साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट लगेगा दैट लोन वाज टेकन और रीफाइनेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ये क्या होता है सर, एक सर्टिफिकेट लगेगा कि जो लोन लिया गया था किस पर्पस के लिए था, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए था, या फिर आपने अगर प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था और उसको आपने बैंक में जाकर के बोला कि इसका मुझे एक फ्रेश लोन दे दीजिए। इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपने रीफाइनेंस करा लिया, और ये रीफाइनेंस कराने का पर्पस क्या था, फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। अगर आपने एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर खत्म कर लिया है from the date of borrowing, from the end of the financial year in which capital was borrowed, साथ ही साथ आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया है कि लोन was taken और refinance of the principal amount outstanding was done for the purpose of acquisition और construction, तब जाकर के आपको 30,000 की जगह 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड होगा। तो हमने ये देखा सेल्फ ऑक्युपाइड का केस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पर्पस सबसे पहले देखा जाएगा। पर्पस अगर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ नया के लिए है तो क्या, और अगर रिपेयर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए है तो क्या। अगर रिपेयर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए है तो डेट कोई मायने नहीं रखेगा, आपको एक फ्लैट 30,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड होगा, उससे ज्यादा 1 रुपया भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर वही आपका एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन का पर्पस था तब हमें लोन का डेट को कंसिडर करना है। अगर ये बिफोर 1 अप्रैल 1999 का है तो फिर आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, और वही आफ्टर 1 अप्रैल 1999 का है तो कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। कंडीशंस क्या क्या थे, जब आपने लोन लिया है उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से अगले 5 सालों में आपका एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन होकर के खत्म हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना होगा दैट लोन वाज टेकन और रीफाइनेंस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट वाज डन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर हमने सेल्फ ऑक्युपाइड का लिमिट्स देखा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस में समझ में आया कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। तो उम्मीद करता है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना अब थोड़ा आसान लगने लगा होगा। आप सारे टर्म से अब अवेयर है कि किस तरीके से क्या टर्म यूज होता है और किस पर कितना अमाउंट या परसेंटेज डिफाइंड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय योर स्टडीज। थैंक यू।